फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शाहीन इफ्रा अली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो ये एचआरएम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज को सर्च किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे कि हमें बेस्ट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मिल सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट मीन्स कि रिक्रूटमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूल ऑफ कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। यानी कि जब ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तभी हम उनमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट को हम कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन करते हैं फाइनली, और उनको ट्रेन भी करते हैं एम्प्लॉय को। यानी सबसे पहला और इनिशियल स्टेप है एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि उन्हें अट्रैक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और अट्रैक्ट करना। उसके बाद इंटरव्यू लेना, जबकि सिलेक्शन उसके बाद कंडक्ट होता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम बात करें एडविन वी फिलिपो की, जिन्होंने रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया था कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके लिए अप्लाई करें। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो 3 स्टेप में हम इसको कह सकते हैं। जो एक फर्स्ट स्टेप होता है या फर्स्ट स्टेज होती है, दैट मीन्स डिफाइंड रिक्वायरमेंट। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज सरप्लस में है या शॉर्टेज में है। अगर सरप्लस में है तो हम क्या करेंगे, हम उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको किसी और दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर हमारे यहाँ रिसोर्सेज इतने नहीं हैं तो उनका रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है, तभी क्या करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक जॉब एनालिसिस करते हैं, जिसके 2 स्टेप होते हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं जॉब को, यानी जॉब उसके ही 2 पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली जिसमें हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या काम करना होगा, किसके अंडर में काम करना होगा, कौन रिपोर्टिंग पर्सन होगा, कौन सी लोकेशन पे काम करना होगा, क्या उसका टाइटल होगा, वो सब इंक्लूड होता है। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव होता है कि इस जॉब को करने के लिए उस एम्प्लॉय में क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे पोटेंशियल एम्प्लॉय को। अब पोटेंशियल एम्प्लॉय को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है हम जॉब एडवर्टाइजिंग करें या फिर कोई और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के फॉलो करें, जो हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, सिलेक्ट राइट पीपल। अब फाइनली क्या है, इनमें से इनका जॉब इंटरव्यू कराया जाएगा। जब पहले एडवर्टीजमेंट दिया सपोज, उसके बाद उनका जॉब इंटरव्यू होगा, एबिलिटी टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और फाइनली इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है। और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन में जाके, सिलेक्शन होता है एक अलग प्रोसेस है, उसमें जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट में ओनली दीज 3 स्टेप्स ही कवर करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया, उसके बाद आपने क्या किया, अट्रैक्ट किया पोटेंशियल एम्प्लॉयज को, और उसके बाद उसमें से जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनमें से ही आप सिलेक्ट करेंगे राइट पीपल को, जिनका आप इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। क्योंकि जिन्होंने अगर एडवर्टीजमेंट देखा, अब उसके बाद सभी का तो इंटरव्यू आप फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं करेंगे, उनमें से स्क्रीनिंग होगी, तो वो एक स्क्रीनिंग होती है। तो दीज 3 स्टेप्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें यानी ऐसे कौन से सोर्स है, कहाँ से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कहाँ से लोगों को हायर करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, तो 3 सोर्सेज होते हैं। एक है इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स और मॉडर्न टेक्निक जो कि आजकल फॉलो की जाती है। इंटरनल सोर्स की बात करें सो अगेन हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर, प्रमोशन, एम्प्लॉय रेफरल। अगर ट्रांसफर की बात करें यानी कि अगर एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में या एक शिफ्ट से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट से शिफ्ट किया जा रहा है, दैट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होगा, मोस्टली हॉरिजॉन्टल ही होता है, जबकि प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल होता है। यानी इसमें क्या होगा, लोअर पोजीशन से एम्प्लॉय को हायर पोजीशन के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। अगर मान लिए एग्जीक्यूटिव है पर्सन और एग्जीक्यूटिव से उसे मैनेजर बनाया जा रहा है, दैट इज प्रमोशन। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव से अगर वो एक ब्रांच में एग्जीक्यूटिव है और दूसरी ब्रांच में उसका ट्रांसफर हो रहा है लेकिन सेम पोजीशन पे, दैट इज एग्जीक्यूटिव, दैट इज ट्रांसफर। ओके अगर हम बात करें एम्प्लॉय रेफरल की, ये इंटरनल सोर्स है। इंटरनल सोर्स का मतलब हो गया यानी ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं और वहां पे हमें कहीं पे रिक्वायरमेंट है दूसरी जगह, तो हम क्या करेंगे, या तो ट्रांसफर के थ्रू जो ऑलरेडी जहां पे सरप्लस में है एम्प्लॉयज वहां से दूसरी जगह पे उन्हें शिफ्ट कर देंगे, या फिर अगर लोअर पोजीशन पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और हमें हायर पोजीशन पे रिक्वायरमेंट है तो उन्हें प्रमोशन दे देंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरल, यानी ऑलरेडी जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग करंट एम्प्लॉयज हैं उनकी कुछ रिकमेंडेशन ले सकते हैं, उनके कुछ रेफरल ले सकते हैं, जो भी उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो इंटरनल सोर्स के थ्रू हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अनसॉलिसिटेड application, media advertisement, employment exchange, management consultant, campus recruitment, recommendations and labor contractors. One by one we will discuss these things. अगर हम बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, दैट इज फैक्ट्री गेट। इसमें क्या कर दिया, फैक्ट्री पे जो भी अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है उसके गेट पर आपने एक नोटिस लगा दिया कि सभी लोग इनवाइटेड है, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है और आपने एक एलिजिबिलिटी लिख दी, अब सभी लोग उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी पोजीशन के लिए होता है, मान लीजिए कोई लोअर लेवल के लिए, वहां पे क्या है आपने फैक्ट्री गेट पे लगा दिया नोटिस, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो आसपास की सोसाइटी के होंगे, जो भी लोकेलिटी के होंगे, वो वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन यानी कि अनचाही एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होगा, फैक्ट्री गेट के थ्रू जो लोग आ रहे हैं वो कैसे होंगे, आपको तो नहीं पता कि वो कौन सी किस जगह से आए हैं, वो पास की जगह से हैं, कहाँ के हैं, कौन सी जगह के हैं, कौन सी कम्युनिटी, कौन सी लोकेलिटी कहाँ के हैं, नहीं पता ना, क्योंकि ये एक अनचाही एप्लीकेशंस होंगी। तो फैक्ट्री गेट में आपको अनलिमिटेड डिफरेंट डाइवर्सिफाई एम्प्लॉय मिल सकते हैं। मीडिया एडवर्टीजमेंट की बात करें जिसमें क्या है, कहीं कोई न्यूज़पेपर है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जिसके थ्रू ऐड करके भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज जिसमें आपने देखा होगा जैसे कोई भी प्राइवेट भी एज वेल एज गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकलते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जहां पे जॉब के लिए एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी होते हैं आजकल जिनके पास बहुत सारा डेटा बैंक होता है, कुछ ऐसा स्टोर डेटा जिसमें आप एम्प्लॉयज जो है, जो भी पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज है वो मिल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि मान लिए कोई ऐसा naukri.com हो गया या आपका और भी ऐसे कोई जॉब पोर्टल्स हो गए, ये सब क्या है, इनके पास ऑलरेडी डेटा स्टोर है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि इंटरेस्टेड है किसी जॉब में, अब इसमें ही एम्प्लॉयर अपना अकाउंट बना के क्या कर सकते हैं, वो इन कंसल्टेंट इन जॉब पोर्टल्स के थ्रू इनके डेटा बैंक से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करके पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय को अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू एंड फाइनली उन्हें सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो डिजर्विंग है। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है जैसे किसी कॉलेज में कैंपस ड्राइव हो रही है, उसमें कैंपस ड्राइव की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जब भी हमें फ्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो कैंपस रिक्रूटमेंट को फॉलो किया जाता है, जिसमें जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है, क्योंकि कैंपस में किसी कॉलेज में जो भी लोग पढ़े होंगे वो फ्रेशर होंगे, तो वहां से आप
फ्रेशर कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट के लिए इनवाइट कर सकते हैं, जो फाइनली आप उनका पहले इंटरव्यू लेते हैं एंड देन फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। रिकमेंडेशन, किसी की कोई ऐसी रिकमेंडेशन है जो ऑलरेडी आपके बाहर है, यहाँ हम इंटरनल ले रहे थे रिकमेंडेशन, वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, लेकिन यहाँ हम रिकमेंडेशन ले रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स की, कुछ ऐसी बाहर के सोर्सेज जो हमें रिकमेंड कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, तो वहां से भी हम एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये स्पेशली जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जैसे आपके इनफॉर्मल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे क्या होता है, या ब्रिक फील्ड्स हो गई, इस तरह के कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहाँ पे क्या होता है, जो लेबर काम कर रही है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आती है, वो डायरेक्टली किसी ओनर के पास नहीं आती, तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता है, मीडिएटर, जो उन्हें हायर करता है अपने बिहाफ पे और फिर वो डायरेक्टली सप्लाई करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसमें उस कॉन्ट्रैक्टर का एक कमीशन फिक्स्ड होता है जिसके बेसिस पे, और वही क्या करता है, अपने लेबर को प्रोवाइड करता है जो भी उनका वेजेस है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्निक की, ये आजकल बहुत फॉलो की जाती है मॉडर्न टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है वॉक इन। अगर हम बात करें वॉक इन की, दैट इज कि कोई भी राह चलते कहीं भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली अपना रिज्यूमे लेकर जाइए और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसल्टेंट। कंसल्टेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंसल्ट करते, कंसल्टेंट होते हैं ना, कंसल्टेंसी आजकल होती है जो क्या करती हैं, ऐसा आपको अप्रोच करती हैं पर्सनली, आपको मोटिवेट करती हैं, बताती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और कंसल्टेंसी जो होती हैं उनके अपने चार्जेस होते हैं, कुछ के वो कंपनी से लेते हैं, कुछ कैंडिडेट से लेते हैं, कुछ उनका अपना क्राइटेरिया रहता है। नेक्स्ट इज हेड हंटिंग। हेड हंटिंग जो है वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए किया जाता है, जिसमें अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन को फिल करना है तब क्या करते हैं, हेड हंटिंग करते हैं, जिसमें जो बेस्ट पॉसिबल पर्सन होगा उसको हम रिक्रूट कर सके। इसमें क्या होता है, एक हेड हंटर होता है, उसके अलावा एक कमेटी बनाई जाती है, एक डायरेक्टर होगा जिसको हेड हंटर बनाया गया, इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई, स्पेशली मान लीजिए सीनियर पोजीशन, कोई सीईओ की पोजीशन, टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए जब रिक्रूटमेंट होता है तो हेड हंटिंग को किया जाता है। नेक्स्ट इज बॉडी शॉपिंग। बॉडी शॉपिंग ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्या करते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट पूरा बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं जो भी उनका, और उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तब भी पे करते हैं, इवन उनको बाद में वो लोग जब काम करते हैं उनके यहाँ तो भी पे करते हैं। और फिर यही लोग क्या करते हैं, अपना पेमेंट कहाँ से लेते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इनके क्लाइंट्स होते हैं उनसे पेमेंट लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आप बॉडी शॉपिंग के थ्रू अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल, तो आप बॉडी शॉपिंग के थ्रू वहां पे जो भी इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी पूल ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उनमें से कैंडिडेट को आप ले सकते हैं। ये एक तरह से आपका थर्ड पार्टी पेरोल सिस्टम हो जाता है। अब जो वो एम्प्लॉय काम करेगा, वो हो सकता है रिमोट जॉब, वहीं बैठ के काम कर रहा है, या फिर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम कर रहा है, लेकिन इसे पे कौन करेगा, इसको जो पे करेंगे वही जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसे पे करेगी, इस बॉडी शॉपिंग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको। या नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिजनेस अलायंस। यस, बिजनेस अलायंस का मतलब हो गया एग्रीमेंट ऑफ दी बिजनेस, जब दो कंपनी क्या करती हैं, अपने बीच एक एग्रीमेंट करती हैं और वो मर्ज हो रही हैं, एक्विजिशन हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा उनका शेयरिंग हो रहा है। तो इस सब में भी क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका भी तो क्या हो जाता है, शेयरिंग होता है। अगर मर्जर होके क्या होगा, दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन गई, एक्विजिशन, एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, या कोई शेयर्स जो है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। तो इन सब के जो भी बिजनेस अलायंस होते हैं, इन सब में भी जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको भी क्या होते हैं, एक कंपनी, दो कंपनी है, जैसे कि मर्जर हुआ था वोडाफोन आइडिया का,
तो VI बन गया। तो वोडाफोन आइडिया में भी क्या चीज हुई थी, जो वोडाफोन के भी कुछ एम्प्लॉयज थे, आइडिया के भी एम्प्लॉयज थे, बाद में मर्जर हो गया तो दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज तो मिल गए ना। तो एक तरह से जिस जगह पे हमें रिक्वायरमेंट थी वहां हमने वोडाफोन के एम्प्लॉयज को यूज करा, जहां पे हमें आइडिया की थी वहां पे हमने एक तरह से मर्जर के फॉर्म में दोनों एम्प्लॉयज को यूटिलाइज किया। नेक्स्ट इज टेली रिक्रूटमेंट। टेली रिक्रूटमेंट का मीन्स हो गया एक तरह से जैसे रिमोट जॉब, जो कि वर्क फ्रॉम होम, इवन कोविड के बाद ये चीज बहुत आई थी और वैसे ये चीज चलती है टेली रिक्रूटमेंट, जिसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो टेली रिक्रूटमेंट आप ओवर द फोन वीडियो कॉल रिक्रूटमेंट ऑफर कर रहे हो। इसके बाद इवन वर्क फ्रॉम होम जो बाद में लोग जॉब भी करते हैं वो भी इस तरह की जॉब हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट जो है दो तरीके के थे। अभी हमने स्पेशली अगर बात करें सोर्सेज हमारे इंटरनल है और एक्सटर्नल, तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनल सोर्स और इंटरनल जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं तो उनकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करें, इंटरनल रिक्रूटमेंट वो रिक्रूटमेंट हो गया जहां पे आप रिक्रूटमेंट कहाँ से कर रहे हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहीं से उनके रिकमेंडेशन से, या फिर जो ऑलरेडी आप उनको ट्रांसफर या प्रमोशन देकर। तो अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये कैसा होगा, लेस कॉस्टली, क्योंकि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। लाइक कैंपस ड्राइव के लिए आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, तो ये बहुत ही ज्यादा लेस कॉस्टली होता है। कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, आप उनका ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कंपनी को जानते हैं अच्छे तरीके से, उनको बेटर नॉलेज होती है सभी चीज़ों की। इन्हेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन, जब एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, वो कंपनी में और अच्छे से काम करेगा। गुड परफॉर्मेंस को एक तरह से रिवॉर्ड किया जा रहा है प्रमोशन देकर। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, जैसे हर चीज़ की एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट की जो डिसएडवांटेज है दैट मीन्स कि ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, एक तरह से जो जिस तरह हमारे पुराने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे आप उन्हीं को क्या कर रहे हो और रख रहे हो, उन्हीं के जैसे और आप उनकी रिकमेंडेशन पे रख रहे हैं, या उन्हीं को आप हायर पोस्ट पे दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो। तो ये सब एक क्या है, मोनोटोनस, वही एक ही तरीके के, कोई डाइवर्सिफाइड आपको वर्क प्लेस डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा, बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज, न्यू स्किल्स नहीं आ रही हैं। कैंडिडेट्स करेंट वर्क में भी अफेक्टेड, एक तरह से जब आपने उन्हें प्रमोशन दिया या ट्रांसफर करा तो जो काम वो कर रहे थे उसके बाद उन्हें नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब डिस्क्रिप्शन उनका मिल गया, तो क्या होगा, जो पुराना काम था वो तो हैम्पर्ड होगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स भी होती है। अब पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है गेम ऑफ पावर वी कैन से, जिसमें हर कोई क्या चाहता है, अपना फायदा। तो अगर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या चाहेंगे कि हमारा प्रमोशन हो, या हमारे रिकमेंडेशन से हायर पोस्ट पे या जो भी करंट पोजीशन जहां वैकेंसी है वो हमारी रिकमेंडेशन से लोग आए, ना कि दूसरे के रिकमेंडेशन से। लोग हर कोई अपना चाहेगा, राइट। तो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। मराल प्रॉब्लम फॉर दोज नॉट प्रमोटेड, अब जो लोग प्रमोशन हो जाता है जिनका, वो तो बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, बट जो लोगों का प्रमोशन नहीं होगा वो कैसे होंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे ना। या अगर हम बात करें नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। एक्सटर्नल दैट मीन्स जो रिक्रूटमेंट का सोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था कैंपस ड्राइव हो गया, या आपने न्यूज़पेपर एक्सचेंज के थ्रू, इन सब, या हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, इन सब के थ्रू अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इनके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली बात, जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस हमें डाइवर्सिफाइड मिल रहा है, नए स्किल्स आ रहे हैं, नए टैलेंट आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या हो रहा है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है अगर कोई भी ऐसी, तो वो भी एक इजी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम इंटरनल सोर्स के ही लोगों को रखे चले आ रहे हैं, एक ही तरीके के कैटेगरी के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, रिसेंटमेंट, जेलसी, हार्ट बर्न, ये सब चीजें नहीं होगी। क्योंकि क्या हो रहा था, जब इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा था तो जिनका प्रमोशन हो रहा था वो तो बहुत खुश हो रहे थे, पर जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिनकी रिकमेंडेशन नहीं ली जा रही है, उनको क्या होगा, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, वो जेलस फील करेंगे, बहुत ज्यादा उनका दिल टूटेगा। लेकिन जब
बाहर से नए लोग आ रहे हैं ना, नए अगर उनके सीनियर बॉस आ रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये एक एडवांटेज है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। डिसएडवांटेज की बात करें तो बेटर मोरल एंड मोटिवेशन एसोसिएटेड विद इंटरनल रिक्रूटिंग इज डिनाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जितना जो मोरल यानी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में होता, वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे थे अब उनको क्या है, बुरा लगेगा ना कि आपने क्या करा, उनको ही प्रमोट नहीं करा और क्या करा, बाहर का कोई एक नया बंदा लाए, उसे आप ज़्यादा पे कर रहे हैं और उसको आपने उसका बॉस बना दिया। तो ये भी तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, उनका मोटिवेशन लेवल भी कम होगा। और वन मोर थिंग, जब हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसा था, लेस कॉस्टली था, तो ये कैसा है, कॉस्टली है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कैंपस ड्राइव कर रहे हैं, कैंपस ड्राइव के लिए किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर कोई न्यूज़पेपर एजेंसी जिसमें आप न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अगर हम naukri.com किसी पोर्टल से भी डेटा लेते हैं तो उसके लिए भी हमें पे करना पड़ेगा। सो इट इज कॉस्टली। चांसेस ऑफ क्रीपिंग इन फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, दैट मीन्स अब मान लिए हमने सोचा कि कोई कैंडिडेट जो है जैसे हमने सिलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो हम और जिसे हमने सोचा था ये बेकार रहेगा हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, और वो पर्सन कैसा रहा, बाहर जाके हमें पता चलता है सोर्सेस से कि वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था। तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एरर के भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को। अगेन फैक्टर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ जो कि कंपनी से रिलेटेड है इंटरनल फैक्टर, और कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि सराउंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर, जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट को। तो अगर इंटरनल फैक्टर की बात करें यानी कंपनी के अंदर के ऐसे फैक्टर जिसमें कंपनी का पे पैकेज हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, करियर प्लानिंग हो गई, कंपनी का साइज हो गया, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, कंपनी की ग्रोथ रेट है, जितनी कॉस्ट आ रही है रिक्रूटमेंट में, ये सब जितने कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये सब क्या किसे इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर है जो कि रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स हो गए, हमें सप्लाई जितनी डिमांड की थी हमने उतने हमें एम्प्लॉयज नहीं मिल पा रहे हैं या हम उतने सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास शॉर्टेज होगी एम्प्लॉयज की, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। तो ये भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, वहाँ का क्या सोशियो कल्चर है या वहाँ की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है जहाँ पे भी आपकी कंपनी या आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उस कंट्री की जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है। लेबर मार्केट कंडीशन, वहाँ की कंडीशन क्या है, लेबर मार्केट वहाँ पे क्या रेट्स चलते हैं, वहाँ क्या रिजर्वेशन है कोई ऐसी कैटेगरी वाइज, क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप देखिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देना होता है, चाहे किसी भी पोजीशन के लिए, इवन फॉर आईएएस या व्हाट एवर द पोजीशन, वहाँ पे एक कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दे रहा है। तो अगर प्राइवेट गवर्नमेंट में तो ये फिक्स रहता है, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर रिजर्वेशन कुछ चीज़ों में तो फॉलो नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर ये चीज़ है तो उसमें कैसे अगर आपको ये चीज़ करना पड़ेगी। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को। इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कितनी इंफॉर्मेशन जो है आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड हो रही है फॉर रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट, दैट आल्सो इफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट इज व्हाट, मैक्सिमाइज द पूल ऑफ एप्लीकेंट। रिक्रूटमेंट का बेसिक चीज ही यही है जिसमें कि हम एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सो मैक्सिमाइज द पूल ऑफ एप्लीकेंट, बेसिकली आपको जो एप्लीकेंट्स हैं उनका ढेर सारे आपको इकट्ठे करना है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन होंगी तभी तो हम उनमें से क्या कर सकते हैं, बेस्ट वन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू क्रिएट दिस पूल ऑफ एप्लीकेंट एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ पॉसिबल।
रिक्रूटमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पूल ऑफ कैंडिडेट या पूल ऑफ एप्लीकेंट आप बना रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट में पॉसिबल हो, जिसमें हमने मान ली कोई भी सोर्सेज फॉलो किया वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके बाद हमारे आउटकम क्या आ रहे हैं। हमारे पास इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें से हम बेस्ट वन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है मान लीजिए इंटरनल सोर्स में हमारे पास 2 ही एप्लीकेशंस आती हैं, अब उनमें से ही हमें एक को रखना है, तो उसमें से हमारे पास बेस्ट पर्सन कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेंट्स आते हैं ढेर सारे, तो उनमें से हम बेस्ट वन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट हु आर राइट एंड रिटेनेबल। और रिक्रूटमेंट के थ्रू हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से राइट कैंडिडेट है, किनको हमें रिटेन करना चाहिए। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से, इसकी पॉलिसी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कास्ट के अगेंस्ट, कोई एथनिसिटी, कोई कलर ऑफ स्किन, लैंग्वेज, जेंडर, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को। आप देखिए कभी भी आपने कोई गवर्नमेंट का या कहीं भी आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट नोटिस देखा हो, वहाँ पे क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए ये सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की हम बात करें तो कैसा होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है हमने एक बार रिक्रूटमेंट कर लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन में कभी रिक्रूटमेंट होगा नहीं। कंसिस्टेंसी, लगातार चलते रहते हैं। कुछ लोग क्या होंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी चले जाएंगे, तो रिक्रूटमेंट क्या है, चलता रहता है। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज इन लाइन विद द लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उस कंट्री की, उसको भी फॉलो किया जाता है जब भी हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमारी रहती है। मान लीजिए कोई कंपनी बाहर की, या बाहर के लोग क्या है किसी और कंट्री से लोगों को हायर कर रहे हैं, तो वहाँ की पॉलिसी को भी फॉलो करेंगे। इसके अलावा टू ट्रेन द पूल ऑफ एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट्स आप जिनको अट्रैक्ट करे हो, उसके बाद आपको ट्रेन भी करना पड़ता है जिससे उनको मैक्सिमम चांस रहे सिलेक्शन का, और आप इम्प्रूव कर सके सक्सेस रेट को, रिटेन कर सके ओनली एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड हैव सम वे टू डिटरमाइन द सेम वे। यानी कि जो भी बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंट सोर्स हो रिक्रूटमेंट का, उसे फॉलो करना चाहिए और उसे रिटेन करना चाहिए। या फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम फीचर्स की बात करें, दैट मीन्स कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अट्रैक्ट किया जाता है एप्लीकेंट्स को, जिसमें कोई ऐसी क्वालिटी हो, कोई स्किल्स हो, कोई ऐसा एटीट्यूड हो, कुछ ऐसी नॉलेज हो जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज है उन्हें फुलफिल किया जा सके। और रिक्रूटमेंट हेल्प करता है, मेंटेन करता है एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज को। रिक्रूटमेंट ही है वो प्रोसेस जिससे क्या होता है कि आगे जो भी अच्छे एम्प्लॉयज हैं उन्हें मेंटेन रखना, उन्हें रिटेन करने के लिए, इसके अलावा उनका डेवलपमेंट करना। तो इसकी फर्स्ट फेज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट। यस, रिक्रूटमेंट क्या करता है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट का बनाता है, जिसके बाद ही हम आगे क्या करते हैं, जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट इज अ मैचिंग प्रोसेस। यस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें फुलफिल कौन करता है, रिक्रूटमेंट। क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या करता है, जो भी एक पूल ऑफ कैंडिडेट है उन्हें अट्रैक्ट करता है एक एप्लीकेंट्स के लिए। तो मैचिंग प्रोसेस, आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे मैच करना, जो बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट है उसके लिए जो पूल क्रिएट करना, वो रिक्रूटमेंट ही करता है। रिक्रूटमेंट क्या करता है, फाउंडेशन ले करता है फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद ही क्या करते हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट है उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट नोटिस लिखा होता है, और उस रिक्रूटमेंट नोटिस में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसके बेस पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो अपनी फीस पे कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले नहीं होता, पहले रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद ही सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। रिक्रूटमेंट एक 2 वे प्रोसेस है। यस,
टू वे प्रोसेस है। कैसे? ये हेल्प करता है रिक्रूटर को और रिक्रूटी को। ये दोनों कौन होते हैं? रिक्रूटर जो है वो पर्सन होता है जो रिक्रूटमेंट करता है, और रिक्रूटी कौन है? जो भी जिसको रिक्रूट किया जा रहा है। तो ये एक टू वे प्रोसेस हो गई, किसके बीच में? रिक्रूटर और रिक्रूटी के बीच में। रिक्रूटर क्या करता है? हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है, अट्रैक्ट करता है, हायर करता है मोस्ट क्वालिफाइड पीपल को जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें अट्रैक्ट करना, और इसके बाद हायर करना, और नेक्स्ट फेज में क्या होता है? इसी रिक्रूटमेंट के बेस पर सिलेक्शन प्रोसेस होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।